साल था 2006। हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च हुए 16 साल बीत चुके थे और यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स झांकने के बाद वैज्ञानिक ये मान चुके थे कि ब्लैक होल ही हमारे ब्रह्मांड का मोस्ट पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट है। पर तभी दो वैज्ञानिक एक ऐसी थियरी लेकर आते हैं जिसने सभी को चौंका के रख दिया। उन्होंने ये दावा किया कि जिस ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक होल समझकर बैठे हैं ना, वो असल में ब्लैक होल है ही नहीं। इनफैक्ट वो तो कुछ ऐसा है जो ब्लैक होल को भी खत्म कर सकता है और इनको नाम दिया गया ग्रेविटेशनल कंडेंसेट स्टार्स, इन शॉर्ट कहे तो ग्रेव स्टार्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग तो इनका कॉम्पोजिशन होता है, क्योंकि ये एटम, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से नहीं बल्कि वैक्यूम से बने होते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है? अगर हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल है और क्या ये यूनिवर्स से जुड़ी हमारी थियोरीज को पलटने वाला है? वेल, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे। ठीक वैसे ही जैसे कि एक ब्लैक होल का जन्म होता है। देखो, जब भी किसी मैसिव स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है ना, तो उसकी ग्रेविटी उसे कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीटली कोलैप्स करा देती है। इस सडन कोलैप्स से कोर का टेम्परेचर बेहद ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट होता है एक डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोजन जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब इस प्रोसेस को तो हम अपने पिछले वीडियोस में कई बार समझा चुके हैं। अब अगर कंक्लूजन पर आए तो बेसिकली इस एक्सप्लोजन के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। या तो इससे एक सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार बनता है, या फिर ये कोलैप्स होकर सिंगुलैरिटी में समा जाता है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है? सोच कर देखो, यहाँ डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये ब्लैक होल के लेवल को भी पार कर देती है। ऐसे में नॉर्मल मैटर अपनी ओरिजिनल स्टेट को खो देंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अब हमारी कोर मैटर की नहीं बल्कि एनर्जी की बनी हुई होगी। अब एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी के कारण ये एनर्जी एक्सपेंशन शुरू कर देगी, लेकिन इस एक्सपेंशन के बीच एनर्जी का सामना मैटर के उन पार्टिकल से होगा जो स्टार के कोलैप्स होने के बाद ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आ रहे होंगे। यानी कि एक तरफ एनर्जी के इस बबल का एक्सपेंशन हो रहा होगा और दूसरी तरफ पार्टिकल्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहे होंगे और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अब इन अपोजिंग फोर्सेस के कारण इनके बीच एक शेल का फॉर्मेशन होगा जो हमारे ग्रेवा स्टार की वॉल को बनाएगा। पर आखिर ये शेल एक्चुअल में किस मटेरियल का बना होगा? वेल, देखो, इसका जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी होगा ना, वो मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबल मटेरियल होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये शेल एक एटम से भी पतली होगी। पर ओपोजिंग फोर्सेस के कारण ये इतनी टाइट होगी कि इसे सिर्फ 1 मीटर स्ट्रेच करने के लिए पूरे सुपरनोवा की पावर लगानी पड़ सकती है। और इसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस से जस्ट 1 बिलियन सेल्सियस ज्यादा होगा। ये ग्रेवा स्टार एक कॉस्मिक सोप बबल की तरह होगा, जिसकी शेल एक परफेक्ट ब्लैक ऑब्जेक्ट की तरह कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और यही रीजन है कि अभी तक वैज्ञानिक यूनिवर्स में कोई भी ग्रेवा स्टार की खोज नहीं कर सके हैं। लेकिन पावेलो मेजर और एमिल मोटोला, इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा ये ब्लैक होल थियरी के अल्टरनेटिव में दी गई एक ऐसी हाइपोथेसिस है जिसने वैज्ञानिकों के बीच खलबली मचाई हुई है। क्योंकि इस हाइपोथेटिकल ग्रेवा स्टार के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी अपना सर पकड़कर बैठ जाओगे, और ये चीज है कुछ नहीं। साइंटिफिक टर्म्स में बोलूं तो इसके अंदर हमें यूनिवर्स की फंडामेंटल नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब देखो, जिन पार्टिकल्स को हम जानते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन या क्वार्क, ये इंडिविजुअली सॉलिड नहीं होते। वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये पार्टिकल वेव के फॉर्म में होते हैं। एक पार्टिकल वेव बिना किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकती है और क्लासिकल फिजिक्स में एब्सेंस ऑफ मीडियम ही वैक्यूम कहलाता है। पर क्वांटम फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट ना पलट जाता है। क्वांटम फील्ड थियरी के अनुसार वैक्यूम क्वांटम एनर्जी से भरा हुआ होता है, जिसमें वर्चुअल पार्टिकल्स हर वक्त क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। अब चलो इस कॉन्सेप्ट को ना एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि वैक्यूम असल में हमारे ओशंस है, जहां वेव्स यानी कि लहरें उठती रहती हैं और शांत हो जाती हैं। इस वैक्यूम रूपी समुद्र में मछलियां, दूसरे जीव और शिप्स भी इन लहरों पर सवार होकर ही आगे बढ़ते हैं, जो वैक्यूम में पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पार्टिकल्स पूरे समुद्र में फैले हुए हैं? वेल, जी नहीं। समुद्र के सामने ये कुछ भी नहीं है।
ठीक उसी तरह जैसे 99.99% यूनिवर्स बिल्कुल खाली है। इवन एक एटम के अंदर भी 99.99% एम्प्टी स्पेस होता है। मैं और आप, ये पूरा यूनिवर्स लिटरली एम्प्टी स्पेस से ही बने हैं। लेकिन दोस्त, वैक्यूम का डायरेक्ट मतलब एम्प्टी स्पेस नहीं होता। जैसे समुद्र पानी का बना होता है, वैसे ही वैक्यूम भी एक फ्लूइड है जो पूरे यूनिवर्स में भरा हुआ है। एक ग्रेवा स्टार की फॉर्मेशन के दौरान ग्रेविटेशनल कोलैप्स इसी वैक्यूम फ्लूइड को इतना कंप्रेस कर देता है कि ये अपने एक्सट्रीम लेवल तक सुपर डेंस वैक्यूम फ्लूइड बन जाता है और इसके अंदर मौजूद एनर्जी की डेंसिटी नॉर्मल वैक्यूम में मौजूद एनर्जी डेंसिटी से 10⁴ टाइम्स ज्यादा होती है। कुछ ब्लैक होल की तरह साउंड कर रहा है ना। एक ब्लैक होल के अंदर मैटर और एनर्जी भी इसी तरह एक्सट्रीम लेवल की डेंसिटी के साथ होती है। तभी तो ग्रेवा स्टार को ब्लैक होल का एविल ट्विन भी कहा जाता है। अब रीजन सिंपल है। एक तरफ है इसके अंदर की इमेंस वैक्यूम एनर्जी जो एक्सपेंशन के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसे जंजीरों में बांधा हुआ है एक ऐसे एक्सोटिक मैटर से बनी शेल ने जो शायद यूनिवर्स का मोस्ट एक्सट्रीम मटेरियल होगा। अब अगर हम एक ब्लैक होल और ग्रेवा स्टार को कंपेयर करें तो जहां ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी होती है, वहीं ग्रेवा स्टार सुपर कंडेंस्ड वैक्यूम एनर्जी से बना होता है जिसको एक एक्सोटिक शेल कवर करती है। ब्लैक होल के अराउंड एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। अब जो कोई भी मैटर, लाइट या इंफॉर्मेशन इस इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेती है तो एक्सट्रीम ग्रेविटी की स्ट्रेंथ के कारण उसका स्फैगिटिफिकेशन हो जाता है, यानी वो इतना स्ट्रेच हो जाता है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो ब्लैक होल के अंदर हमेशा के लिए समा जाता है। अब हालांकि ग्रेवा स्टार में कोई इवेंट होराइजन जैसी चीज नहीं होती, लेकिन जब भी कोई मैटर या लाइट इसके शेल से टकराते हैं तो वो पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाते हैं और ये पार्टिकल्स एनर्जी के फॉर्म में ग्रेवा स्टार के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी ये दोनों ही चीजें लगभग सिमिलर है। पर भाई, क्या ये ग्रेवा स्टार नाम की पहेली सच में एग्जिस्ट करती है या ये सब महज हवाई बातें? तो देखो, इसका ना कोई क्लियर आंसर तो फिलहाल हमारे पास नहीं है। अब आज से अगर 1 सेंचुरी पहले ही दुनिया में झांकी तो ब्लैक होल्स भी हमारे लिए ठीक ऐसे ही थे। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल थे, पर असल में डिस्कवर करते करते कई डिकेड्स लग गए और ब्लैक होल की फर्स्ट फोटो तो अभी हमने कुछ सालों पहले ही ली है। पर ग्रेवा स्टार ना इस खोज को एक लेवल और हाई पर ले जाता है, क्योंकि ये ब्लैक होल से इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं कि इनमें और ब्लैक होल के ऑब्जर्वेशन में अंतर भी नहीं किया जा सकता। ब्लैक होल्स और ग्रेवा स्टार्स दोनों ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन इनविजिबल होता है तो ग्रेवा स्टार का आउटर शेल कंप्लीटली डार्क होता है और दोनों अपने पास आने वाली लाइट को वापस नहीं लौटने देते। यानी मिलियंस और बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से ऑब्जर्व करने पर तो हम इनके बीच फर्क कर ही नहीं सकते। तभी तो कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जिन ब्लैक होल्स को हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया है उनमें से कई अननोविंगली ग्रेवा स्टार्स भी हो सकते हैं। पर देखो, पावेलो माजर और एमिल मोटोला, जिन्होंने ग्रेवा स्टार्स का कॉन्सेप्ट दिया था, उनका मकसद ब्लैक होल का कोई ट्विन पैदा करना नहीं था, बल्कि वो तो ब्लैक होल्स का ऑल्टरनेटिव दे रहे थे। यानी उनके अनुसार तो ब्लैक होल जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब आज तक जिन भी ऑब्जेक्ट को हमने ब्लैक होल समझकर खोजा है वो सारे के सारे ही ग्रेवा स्टार्स हो सकते हैं। नाउ बिलीव मी और नॉट, ये पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग रियलिटी हो सकती है, क्योंकि ग्रेवा स्टार्स का कॉन्सेप्ट ब्लैक होल की एक ऐसी पहेली को सॉल्व करता है जिसने सालों से साइंटिफिक कम्युनिटी को उलझा कर रखा था। और वो पहेली है सिंगुलैरिटी, जिसके एग्जिस्टेंस को क्वांटम मैकेनिक्स की कई थियरीज जैसे थियरी ऑफ लूप क्वांटम ग्रेविटी सपोर्ट ही नहीं करती। इवन आइंस्टाइन मैक्सवेल डिराक इक्वेशन, जो आइंस्टाइन की जनरल और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को फाउंडेशन बनाते हुए दी गई थी ना, वो भी सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। हॉकिंग इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स भी सवाल उठाता है कि आखिर सिंगुलैरिटी में मैटर और इंफॉर्मेशन का क्या होता है। बेसिकली सिंगुलैरिटी एक ऐसा आइडिया है जो क्लियरली फिजिक्स के रूल्स को ब्रेक करता है, लेकिन जस्ट ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट को रियलिस्टिक बनाए रखने के लिए हम अभी तक इसे कुछ ऐसा सोचते आ रहे हैं जो करंट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बाहर की चीज है। पर ब्लैक होल के ऑपोजिट ग्रेवा स्टार के आइडिया में सिंगुलैरिटी के आइडिया की कोई भी जरूरत नहीं है और ग्रेवा स्टार की फॉर्मेशन से लेकर इसके एग्जिस्टेंस तक सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की बाउंड्रीज के अंदर ही आता है। इवन आज तक हमने ब्लैक होल से जुड़े जो भी इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए हैं ना, जैसे ग्रेविटेशनल पुल, एक्रीशन डिस्क या फिर ग्रेविटेशनल वेव्स, ये सभी ग्रेवा स्टार्स के कॉन्सेप्ट में भी फिट बैठता है।
बस प्रॉब्लम यह है कि वैक्यूम क्वांटम एनर्जी एक ऐसा साइंटिफिक टर्म है जो सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन की तरह पॉपुलराइज नहीं किया गया, और हमारे ग्रेवा स्टार का शेल कौन से एग्जॉटिक मैटर से बना होगा इसकी खोज होना अभी बाकी है। अब जरा इमेजिन करके देखो कि जिस ब्लैक होल के आइडिया को लेकर कई वैज्ञानिकों ने अपना लाइफ टाइम निकाल दिया है, जो नियर फ्यूचर में शायद एक फेक कॉन्सेप्ट साबित हो जाए, पॉसिबल है कि ब्लैक होल्स का नाम बदलकर हमें ग्रेवा स्टार रखना पड़ जाए और उनकी स्टडी को पूरी तरह से नए सिरे से शुरू किया जाए। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ग्रेवा स्टार जैसा कुछ सच में एग्जिस्ट कर सकता है? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर क्यों डार्क एनर्जी केवल एक मिथ हो सकता है। एक नई आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि डार्क एनर्जी जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उसे तो वैज्ञानिकों ने अपनी कमियां छुपाने के लिए बस यूं ही साइंटिफिक टर्म्स में डाल दिया था। पर क्या ये वाकई में सच हो सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।